हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम नंबर सिस्टम के 2023 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे। लगभग 18 के आसपास क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में से इस बार आए थे 2023 के फर्स्ट पेपर में। एग्जैक्ट 18 है या 19 है जो भी है, देख लेते हैं, अपने एक एक करके सभी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। और नंबर सिस्टम आसान टॉपिक है भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन इसका हमेशा जो क्वेश्चन होता है वो दिखने में छोटा होता है। सोचना आपको थोड़ा सा ज्यादा पड़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने में जो टाइम लगता है वो बहुत कम लगता है क्वेश्चन को समझने में। तो इसलिए आसान क्वेश्चन बोलूंगा नंबर सिस्टम के, ठीक है। लेकिन सोचने का दायरा आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सोचना पड़ सकता है आपको। लेकिन ये कह सकता हूं कि अगर 18 क्वेश्चन आए हैं तो लगभग 12-13 क्वेश्चन हर किसी को करने चाहिए थे, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। चलो शुरू करते हैं फिर पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये मेरे पास पहला क्वेश्चन रहेगा। ए बी सी डी 4 पॉजिटिव नंबर हैं, उन सभी का सम आपके पास 200 है और -1 की पावर n प्लस -1 की पावर a, -1 की पावर b, -1 की पावर c और -1 की पावर d, इनका सम जो है उसको s बोला है। और s की कितनी पॉसिबल वैल्यू संभव है, ये क्वेश्चन, ठीक है। s की कितनी वैल्यू जो आपकी पॉसिबल है वो आपसे पूछा गया। तो s के बारे में आपको बोला गया है कि सर s जो है वो -1 की पावर a है, प्लस -1 की पावर b है, प्लस -1 की पावर c है, प्लस -1 की पावर d है। s की कितनी वैल्यूज आपके पास पॉसिबल है, ये आपसे क्वेश्चन वाले ने पूछा है, कितनी वैल्यू जा सकती है। और s जो है इन सभी का सम है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 200। ABCD पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कोई भी अपने नेगेटिव नहीं लेना, सारे के सारे इंटीजर्स आपके पास पॉजिटिव हैं। अगर मैं सारे के सारे इंटीजर इवन लेता हूं, चारों के चारों ए बी सी अगर मैं इवन लेता हूं, तो क्या ये 1 + 1 + 1 + 1 आंसर 4 आएगा? हाँ भाई। अगर मैं सभी के सभी ए बी सी को इवन लेता हूं तो मेरा आंसर 4 आएगा, क्योंकि अगर मैं सभी को 50 50 50 50 ले लूं, सम 200 बन गया, आपके पास आंसर क्या बनेगा? 4 बनेगा। अगर मैं सभी के सभी इंटीजर्स जो है वो ओड लेता हूं, सभी के सभी इंटीजर्स अगर मैं ओड लेता हूं, तब आंसर क्या आएगा? इवन लेने पर आंसर 4 आया, सभी के सभी ओड लो, जैसे ए को 49 ले लिया, बी को 51 ले लिया, इसको भी 49 ले लिया, इसको भी 51 ले लिया, तो सारे के सारे आंसर मुझे -1 -1 -1 -1 मिलेंगे। मतलब सारे के सारे आंसर मुझे क्या मिलेंगे? -4 मिलेंगे। अगर सभी के सभी नंबर्स मैंने क्या ले लिए? ओड ले लिए। अब अगर 2 नंबर मैं ओड लेता हूं, 2 नंबर मैं इवन लेता हूं, 49 और 51 ले लिया ओड, तो इवन मैंने 50 50 ले लिए, तब मेरा आंसर -1 -1 +1 +1, उस केस में आंसर अपना 0 आ जाएगा। अगर मैं कोई भी 2 नंबर ओड लूं और कोई भी 2 नंबर इवन लूं, 2 नंबर मैं ओड ले लेता हूं और 2 नंबर मैं क्या ले लेता हूं? इवन ले लेता हूं, तब इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या आएगा? 0 आएगा। उसके अलावा और संभावना जोड़ो, अगर 1 नंबर ओड लूं और 3 नंबर इवन लूं, तो कभी सम 200 हो ही नहीं सकता, तब सम जो है वो 200 कभी संभव ही नहीं है। अगर 1 नंबर इवन लूं, बाकी 3 ओड लूं, सम फिर भी 200 नहीं हो सकता। तो सम 200 आने के 3 ही केस बनते हैं, या तो सभी के सभी नंबर मैं इवन ले लूं, या सभी के सभी नंबर ओड ले लूं, या 2 इवन ले लूं और 2 ओड ले लूं। तो मेरे पास यहां पर कितनी वैल्यूज आ गई? एस की 3 पॉसिबल वैल्यू आ गई कि सर एस की वैल्यू या तो 4 हो सकती है, या -4 हो सकती है, या एस की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। ये पहला क्वेश्चन था, ये आसान क्वेश्चन बोलूंगा मैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन, a² - b² का फॉर्मूला लगाया पहले, तो क्या 97 की पावर 30 -14 की पावर 30 को मैं 97 की पावर 15 प्लस 14 की पावर में 15 इंटू 97 की पावर में 15 -14 की पावर 15, ये लिख सकता हूं, है ना। मैंने a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, a की पावर a + b इंटू a - b।
पावर 30 को आधी करके 15 कर दिया। अब a की पावर n प्लस b की पावर n, जब पावर ओड नंबर हो, ये a प्लस बी से हमेशा डिविजिबल होता है। मतलब ये इतना इतना नंबर जो है ये 111 से क्या होएगा, डिवाइड होगा पक्का, क्योंकि 97 प्लस 14 क्या होता है, 111। और ये नंबर इसमें से माइनस कर दो, a माइनस बी से डिवाइड होगा, मतलब ये नंबर पक्का किससे डिवाइड होगा, 83 से डिवाइड होगा। तो ओवरऑल नंबर मैं बोलूंगा सारा का सारा जो ओवरऑल नंबर है वो 83 से भी डिवाइड होगा और 111 से भी डिवाइड होगा। और 111 आगे खुद किससे डिवाइड होता है, 37 से, क्योंकि 37 इंटू 3 क्या होता है, 111 होता है। मतलब ओवरऑल नंबर जो है वो मेरा 83 से भी डिवाइड होगा और मेरा नंबर 37 से भी डिवाइड होगा, वो दोनों से डिवाइड होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी ऑप्शन रहेगा। ये था 2023 के फर्स्ट पेपर का हमारे पास नंबर सिस्टम का दूसरा क्वेश्चन, और मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन भी बहुत आसान बोला जाएगा। आधे मिनट के अंदर अंदर दोनों क्वेश्चन होने वाले थे, ठीक है, आधे मिनट के अंदर पहला क्वेश्चन और आधे मिनट का ही दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये फिर आपका देखते ही क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को लॉग चैप्टर के अंदर भी रख सकते हो अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी को देखें। और अगर आप नंबर सिस्टम की बात करेंगे, रैशनल नंबर इरैशनल नंबर की बात कर रहे हो, तो आप इस क्वेश्चन को नंबर सिस्टम के अंदर भी रख सकते हो। कहता है log 10 50, कहता है एक रैशनल नंबर है। भाई ये बात गलत होगी। गलत क्यों होगी, क्योंकि log 50 को मैं लिख सकता हूं log 5 प्लस log 10, बेस दोनों का 10 10 है। 10 की पावर क्या करें कि 10 आ जाए, ये तो 1 हो गया। 10 की पावर क्या करें कि 5 आ जाए। जब आप ऐसा पूरा पूरा नंबर नहीं जानते तब इसको क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखते, इसको लिखते सर हम log 10/2, मतलब log 10 माइनस log 2 लिखते इसको। और ये मेरे पास 1 है ही, तो इसकी वैल्यू भी मेरे पास 1 हो गई, क्योंकि इनका बेस क्या चल रहा है, 10 10। 1 प्लस 1 2, तो मेरे पास आंसर आ गया 2 माइनस log 2। और log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010 चलती जाती होती है, एक इररेशनल नंबर होता है। तो इस इररेशनल नंबर के कारण ओवरऑल पूरी वैल्यू आप क्या बोलोगे, इररेशनल बोलोगे। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि log 50 जो है वो रैशनल नंबर नहीं, इररेशनल नंबर है। मैंने 5 को लिखा 10/2, 10/2 लिखा, और log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी लगाई थी यहां पे। उसके बाद मैं दूसरे स्टेटमेंट की बात करता हूं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, कहता है लोग यहां 100 है और यहां 10 है, कहता है ये एक इररेशनल नंबर है। कर लेते हैं चेक, ये तो 10 की पावर 1 ही है, ये 10 की पावर 2 है। लोग की प्रॉपर्टी लगाई, दोनों पावरें आगे ले आए, log 10 10, और log 10 10 क्या होता है, ये तो 1 होता है। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1/2। तो 1/2 कैसा नंबर है, 1/2 एक रैशनल नंबर है, पर उसने क्या बोला, इररेशनल नंबर। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत हैं, और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहां पर नंबर सिस्टम के अंदर रख दिया है, लेकिन ज्यादातर लॉग की आप प्रॉपर्टी को देख सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, तो इस क्वेश्चन को आप लॉगरिथम चैप्टर में रखें तो कुछ ज्यादा ठीक होगा। ठीक बात है, ओके है। तो ये था आपके पास तीसरा क्वेश्चन, जो कि मैं नंबर सिस्टम के अंदर ही फिलहाल कंसीडर कर रहा हूं। तीसरे क्वेश्चन के बाद मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, n क्यूब माइनस n कहता है 6 से डिवाइड होता है। n की पावर 5 माइनस n जो है क्या ये 5 से डिवाइड होता है। कहता है ये अगला नंबर क्या 120 से डिवाइड होता है। ये आपके पास 3 स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले n क्यूब माइनस n, ऐसे क्वेश्चनों को पेपर के लिए अगर जब पेपर में करोगे ना, तब आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट वैल्यू पुट करके करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बाद आपको इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। पेपर के अंदर वैल्यू पुट करके काम चला दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहता है ये नंबर 6 से डिवाइड होता है। n को जब मैंने 1 रखा तो 0 आ गया, उसको तो छोड़ दो। n को 2 रखा तो कितना बना, 6, 6 से डिवाइड होता है। n को 3 रखा तो 27 माइनस 3 24, 24 भी 6 से डिवाइड होता है। n को 4 रखा तो 64 माइनस 4 60 आया। n को 5 रखा 125 माइनस 5 120, सारे नंबर 6 से डिवाइड होते हैं। पहला स्टेटमेंट मेरा पूरी तरह से क्या है, सही है। और जब पहला स्टेटमेंट सही आ गया तो एक बार मैंने बी ऑप्शन को काट दिया।
दूसरा कहता है n की पावर 5 माइनस n जो है, क्या ये 5 से डिवाइड होता है? n को 1 को तो छोड़ दो, n को 2 रखा तो 32 में से 2 गया 30, 5 से डिवाइड होता है। n को 3 रखा तो 243 में से 3 को माइनस किया, 5 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी जो है वो क्या है, सही है। मैंने सी ऑप्शन को भी काट दिया, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। फिर कहता है क्या ये 120 से डिवाइड होता है? अगला नंबर n को 1 रखा वो तो पूरा पूरा सेटिस्फाई कर गया। तीसरा है क्या, n की पावर 5 माइनस 5n क्यूब माइनस प्लस 4n, कुछ ऐसा है। ठीक है, n को मैंने 1 रखा तो 0 हो गया, n को 2 रखा तो ये बन गया 32, 2 रखा 40, 2 रखा ये 0 बन गया, 2 रखने पर भी 0 बन गया। 3 रख के देखते हैं, 3 रखने पर देखा 243 माइनस 3 रख के देखा, 3 की पावर 3 होता है 27, 27 इंटू 5 हो गया 115, और ये मेरे पास यहां पर है 12, और यहां पर इनको मैंने ऐड करके देखा तो ये बन गया कितना, ये हो गया भाई 255, 255 में से 115 गया तो ये एक सेकंड, 3 की पावर 5 सही है, 27 इंटू 5 115 ठीक है, 4 इंटू 3 12 ठीक है, और 255 में से इसको माइनस करेंगे तो 140 आ रहा है मेरे ख्याल से। क्या मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा? कहीं पर गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैंने वैसे इसके अगर मैं n कॉमन लेता हूं तो पीछे बच गया n की पावर 4 माइनस 5n स्क्वेयर प्लस 4। इसके जब मैं फैक्टर करता हूं तो फैक्टर बनेंगे n स्क्वेयर माइनस 1 इंटू n स्क्वेयर माइनस 4, है ना, ये फैक्टर बन गए इसके। n को मैंने 3 रखा था तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया 5, 5 इंटू 8, 8 इंटू 5 40, और 40 इंटू 3 120, तो ये 120 बनना चाहिए, हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल ठीक है, तो ये हो गया था 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब मेरे पास होता है 27, ये 135 आएगा, सॉरी 27 इंटू 5 135 होता है, तो ये 120 ही बन रहा है। तो ये नंबर अपना 120 से डिवाइड हो रहा है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहां पर सही है, डी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करके आप इस तरीके से कर सकते हो, वैल्यू पुट करके इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अगर पेपर के हिसाब से देखें आपको ऐसे ही करना चाहिए, एन की वैल्यू को ही पुट करके चेक करना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्री बैठे हैं, आपको कुछ बढ़िया सी नॉलेज चाहिए, तो आप इनको फैक्टर करके आगे देखें कि इनसे डिवाइड ये क्यों हो रहे हैं। जैसे आप इसको n कॉमन लोगे तो पीछे n स्क्वायर माइनस 1 बच गया, और n स्क्वायर माइनस 1 को आप ये लिख सकते हो, और इसको देखकर आपको क्या पता लगा कि ये तो 3 लगातार नंबर है, और 3 लगातार नंबर जो होते हैं उनमें से एक नंबर पक्का 3 से डिवाइड होता है, और 3 लगातार नंबरों में से एक नंबर पक्का इवन होगा, और 3 इंटू एक इवन नंबर क्या बन गया 6, तो 6 से ये नंबर आपका डिवाइड जरूर होगा। ठीक है, फिर इसकी बात कर लेंगे आगे। आप दूसरे के अंदर n कॉमन लिया तो n की पावर 4 माइनस 1, जिसको आप n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक बात है, ओके, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 1। अब ये नंबर आपका हमेशा जो है ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे सोच सकते हैं, लेकिन पेपर के हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक बात है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। चौथे क्वेश्चन के बाद, ये चौथा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन कौन सा, अच्छा तीसरा ये था। चलो पांचवा क्वेश्चन क्या कर, यूनिट डिजिट पूछा है, नकली क्वेश्चन है। अभी 9 की पावर ओड नंबर, यूनिट डिजिट 9 होता है। 7 की पावर में 9 दे रखा है, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 7 की पावर 1 लेंगे, तो यहां से यूनिट डिजिट आपका 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल फ्री के होते हैं। तो 9 प्लस 7 16, 16 के कारण यूनिट डिजिट आपका जो है वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 360। 360 के कहता है पहले तो सारे फैक्टर बताओ, तो 180 बच गया, 90 बच गया, 45 बच गया, 15 बच गया, 5 बच गया। ये लो, ये मैंने इसके फैक्टर कर लिए भाई, ये इसके मैंने फैक्टर कर लिए। उसने बोला टोटल फैक्टर कितने हैं,
टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर निकालने का तरीका होता है पावर में एक एक ऐड कर दो, सभी पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल फैक्टर मेरे 24 आ रहे हैं। उसने कितने बोले हैं? 24 बोले। फिर उसने बोला सभी फैक्टर का सम बताओ कितना है, सारे के सारे फैक्टर का सम बताओ कितना है। तो ठीक है भाई, 2 की पावर 3 तक जाना है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 तक जाना है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 तक जाना है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो सम ऑफ फैक्टर निकालने का आपको यह तरीका करवाया हुआ है। 8 4 12 13 14 और ये आ गया 15 इंटू 9 और 3 12 और 1 ये आ गया 13 इंटू 5 और 1 6। तो 15 इंटू 6 90, 90 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो 117 के आगे 0 लग जाएगी, मतलब मेरे यहां पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये सम ऑफ फैक्टर के ऊपर हमारे पेपर के अंदर आया हुआ सीधा सीधा क्वेश्चन। और ये अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो अभी तक भी नंबर सिस्टम के 6 के 6 क्वेश्चन जो हमने किए हैं बिल्कुल नकली क्वेश्चन है। मैं यही चाहूंगा कि अगर आपने सारी क्लास से नंबर सिस्टम के अच्छे से लगाई हुई है तो ये 6 के 6 क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नकली थे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ता हूं। 7वां क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? कहता है कंसीडर 6 डिजिट का नंबर है जो कि इस तरीके का दिखता है, तो किससे डिवाइड होगा? ये क्वेश्चन भी किया हुआ है। नंबर आपके पास एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो 2 डिजिट के नंबर को 3 बार रिपीट कौन करता होता है? 1 0 1 0 1। ये बात आपको डायरेक्ट करवाई हुई है। 2 डिजिट के नंबर को ये नंबर 3 बार जो है 3 बार रिपीट कर देता है। ठीक है, उसने पूछा है कि नंबर किससे डिवाइड होता है, तो इसी नंबर को चेक करना है किससे डिवाइड होता है। और इस नंबर के सीधे सीधे आपको फैक्टर करवाए होते हैं। एक फैक्टर 3 है इसका, फिर एक फैक्टर इसका 7 भी होएगा। ठीक है, उसके बाद चेक कर लेते हैं इसको। इसको जब 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3 आ गया 1 1, फिर 3 आ गया 2 0, 6 आ गया 7। 3 से डिवाइड करने पर ये बचा, फिर इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 इंटू 4 28 और 56 बच गया, कुछ ऐसा आ गया। ठीक बात है, तो ये आ गया अपने पास 481 आ गया 7 से डिवाइड करने पर। 7 से डिवाइड करने पर 481, बिल्कुल ठीक बात है, ओके है। और उसके बाद ये नंबर 13 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसके एक फैक्टर 13 भी आएगा। 13 से जब इसको डिवाइड किया तो 13 दूना 26, 13 3 39 और 13 इंटू 7 91। फिर यहां पर 37 बचा, तो इसके एक फैक्टर 37 भी आएगा। मतलब ये जो नंबर है इन सभी से डिवाइड होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 7 13 37। लो भी डी ऑप्शन इसका आंसर है। डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो जब मैं 7 की डिविजिबिलिटी का रूल करवाता हूं तब ये बात वहां पर बताई जाती है कि इस नंबर के फैक्टर ये होते हैं। तो इस तरीके का जो भी नंबर होता है वो 7 से भी डिवाइड होता है, 13 से भी डिवाइड होता है और 37 से भी डिवाइड होता है। यह था मेरा 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट m and n the natural number, what is the minimum value of n plus n such that 33m प्लस 22n जो है ना वो 121 से डिवाइड करना चाहता है। वो 121 से डिवाइड करना मतलब 2 बार 11 11 से डिवाइड होना। एक बार तो 11 आपको इसमें कॉमन दिख ही रहा है। अब जो बाकी अंदर नंबर बच गया ना बस उसको 11 से डिवाइड करना है। m और n की वैल्यू आपको सोच के यहां पर पुट करनी है। m और n की वैल्यू आपको सोच कर यहां पर पुट करनी है। ठीक बात है, ओके। अब ये 11 बनना चाहिए, ये 11 बनना चाहिए। m और n को मैं क्या पुट करूं कि 11 बन जाए? 11 मतलब एक ओड नंबर, ये इवन नंबर है, इसको पक्का ओड होना पड़ेगा। तो m को अगर आप 1 लेते हो तो n को आपको क्या लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा, तभी तो 11 बनेगा। अगर इसको आप 3 लेते हो तो n को आपको 1 लेना पड़ेगा, तभी 11 बनेगा। इसी तरीके से सोचना। तो उसने बोला m प्लस n की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो 1 प्लस 4 ये तो 5 बन गया, 3 प्लस 1 ये 4 हो गया। तो m प्लस n की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी नकली सा क्वेश्चन था कि अंदर वाले को हमने क्या बनाना था? 11 बनाना था। तो 11 बनाने के 2 तरीके थे मेरे पास, ठीक है। और इन दोनों में से मिनिमम सम किसका आ रहा है? 3 और 1 का आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था, नकली क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलता हूं। ए बी सी ट्रायंगल की साइडें हैं, तो रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट सी ऑलवेज कैसा आएगा? थोड़ा सा बैठकर सोचना है इस क्वेश्चन को। ट्रायंगल की साइडों का हम क्या जानते हैं? दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होता है? बड़ा होता है, ये बात आप जानते हैं। ट्रायंगल के लिए ये शर्त तो हम हमेशा जानते हैं, ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए। किससे होना चाहिए? सी से बड़ा होना चाहिए। ये ट्रायंगल की शर्त है। बस इसी को उस बात से रिलेट करना है कि रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट सी की वैल्यू क्या आएगी, इसके बारे में पता करना है, इसकी वैल्यू क्या है। चलो ट्रायंगल की दो साइड है, मान लो एक बार कोई भी ट्रायंगल की साइड है, ठीक है। ट्रायंगल कैसा कैसा होता है? तो मैंने एक साइड 4 मान ली भाई, है ना, एक साइड मैंने 5 मान ली, तो एक साइड यहां पर एक साइड 6 ले लो, चलो 6 ले लो, जो भी लेनी है। आसान ले लेते हैं, चलो 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 का रूट हमें पता होता है। ये साइड मैंने 3 ले ली, ठीक है, और ये साइड मैंने 5 ले ली। ये साइड है संभव है, 4 3 और 5 ट्रायंगल संभव है। पुट कर लो, 4 का रूट 2, 3 का रूट 1.7 लगभग, और 5 का रूट लगभग 2.2। तो मेरा आंसर कैसा आ रहा है? 3.7 में से 2.2 को माइनस कर दिया, तो मैं देख रहा हूं कि मेरा आंसर जो आ रहा है फिलहाल कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव वाला तो खत्म हो गया, ठीक बात है। उसके बाद नॉन पॉजिटिव वाला भी खत्म हो गया। इसकी बात रहेगी, अब दो ऑप्शन रह गए कि यहां तो पॉजिटिव आएगा, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो भी है एंड पॉजिटिव भी है, और यहां पर मेरे पास क्या आएगा? सिर्फ पॉजिटिव है। बस दोनों ऑप्शन में से मुझे यह चेक करना है कि जीरो कभी आ सकता है या नहीं आ सकता। जीरो कब आएगा? जीरो तब आएगा जब इन दोनों का सम इसके बराबर आ जाए। मतलब जीरो तब आएगा जब रूट ए प्लस रूट बी बराबर क्या हो जाए? रूट सी हो जाए। ऐसा ही है, जीरो तभी आएगा। मतलब ये हो गया कि एक ट्रिपलेट बनना चाहिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट, है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट के तरीके का कुछ बनना चाहिए कि इसका सम अगर इसके बराबर आ जाए ना, तब ये आप बोल सकते हो कि इसका क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। तो सी की कोई वैल्यू मान लो, सी को जैसे मैंने 16 ले लिया, सी को मैंने ले लिया 16। सी को अगर 16 लिया तो क्या इसकी वैल्यू 4 आएगी जब सी को 16 लिया? हाँ भाई। अब यहां पर कुछ मान लो, ठीक है, इसको मैंने 9 मान लिया, तो क्या इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी? बराबर करने के लिए इसको फिर 1 लेना पड़ेगा। इस केस के अंदर आपको आंसर 0 मिलेगा। पर क्या 1 9 और 16 क्या ट्रायंगल की साइडें होती है? कभी 1 9 और 16 कभी ट्रायंगल की साइडें हो ही नहीं सकती। मतलब आंसर में कभी जीरो आएगा ही नहीं। जीरो नहीं आएगा तो इसलिए मेरा आंसर इसका क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब 3 साइडें मैंने 4 3 और 5 ली, उससे मेरे 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। सिर्फ मेरे पास बी और सी ऑप्शन बचे। इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव के साथ जीरो ही है। फिर मैंने चेक किया कि क्या कभी जीरो आ सकता है कभी ये चीज वैल्यू, तो मैंने देखा ये वैल्यू कभी जीरो आ ही नहीं सकती। उस केस में कभी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और जब जीरो नहीं आ सकता तो इसलिए मेरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूं कि पेपर के टाइम आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता था, और ये क्वेश्चन आपका 1.5-2 मिनट का टाइम खा सकता था। लेकिन इससे पिछले हमने देखो कितने क्वेश्चन करे हैं, आधे आधे 1-1 मिनट के अंदर होने वाले हैं। तो अभी तक के 9 क्वेश्चन आप 9 मिनट के अंदर अंदर निपटा सकते थे, कुछ भी खास बात नहीं आई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या कहता है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन every even power of every odd integer is divided by 8, what is the remainder? कहता है एवरी इवन पावर ऑफ ए ओड इंटीजर, ये इन सभी नंबरों को कहता है अगर 8 से डिवाइड करोगे ना ऐसे नंबरों को, तो कहता है रिमाइंडर बताओ क्या है। ये क्वेश्चन 9 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आ गया। 625 को 8 से डिवाइड करूंगा, 600 रिमाइंडर 1 आ रहा है। 25 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ रहा है। 81 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1। नकली क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने देखा कि कभी भी ओड नंबर की पावर
कोई भी इवन नंबर करता हूं ना भाई, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा। इसका तो मैं कारण आपको यही बता देता हूं, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। इसका अगर मैं बेसिक आपको कारण देखूं, क्वेश्चन नंबर 10 था अपना, ऑड नंबर आपका कुछ इस कैटेगरी का होगा, इसकी पावर मेरे को एक इवन नंबर लेना, ऐसा ही है। ऑड नंबर की पावर इवन नंबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी पावर n आ जाएगा। ठीक बात है, ओके। यहां पर आप देखोगे इन दोनों में 4 कॉमन ले लो, इन दोनों में जब आपने 4m कॉमन लिया तो पीछे बचा m प्लस n, m प्लस 1 है ना, और आगे प्लस 1 बचा ही हुआ है, और इस पूरे की पावर आपके पास क्या पड़ी है, n पड़ी है। दो लगातार नंबर है, दो लगातार नंबरों में से एक नंबर पक्का इवन होगा, एक नंबर पक्का ओड होगा। m और m प्लस 1 दो लगातार नंबर है, एक इवन होगा एक ओड होगा, तो इसमें मतलब ये नंबर है ना, ये पक्का 2 से डिवाइड होता है, m इंटू m प्लस 1, m इंटू m प्लस 1, ये 2 से डिवाइड होता है, बाहर 4 पड़ा है, मतलब ओवरऑल नंबर 8 से डिवाइड होता है। तो ये नंबर 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या दे देगा, ये हमेशा 1 दे देगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके पास सी ऑप्शन है, नकली क्वेश्चन है, ये पेपर के अंदर करने वाला था। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ n इज द नेचुरल नंबर देन नंबर इज आल्सो ए नेचुरल नंबर। कहता है ये नंबर आपका एक नेचुरल नंबर होगा, n इंटू एन स्क्वायर प्लस 2/3, n इंटू एन स्क्वायर प्लस 2/3, क्या ये नेचुरल नंबर होगा? अगर तो n 3 का मल्टीपल है 3 की टेबल में, तब तो 3 से 3 कट जाएगा, सीधा सीधा आपको नेचुरल नंबर दिख रहा है, अगर n आप 3 की टेबल में लेते हो तो। अगर आप n 3 की टेबल में नहीं लेते तब अंदर वाला 3 की टेबल में आ जाएगा, 1 रखोगे तो 3 आ रहा है, 2 रखोगे तो 6 आ रहा है, 3 रखोगे तो 11 आ रहा है, देखो, और 3 रखा तो देखो 12 वाला कट गया, 4 रखा तो 18 आ गया, 5 रखा तो 27 आ गया, 6 रखेगा बाहर वाला कट जाएगा, 7 रखोगे 51 आ गया। मतलब जब 3 के टेबल का कोई नंबर रखोगे तब तो बाहर वाला 3 से कटता जाएगा, और अगर 3 के टेबल वाला n कोई ना रखोगे, कोई और n रखोगे, तब अंदर वाला नंबर कटता जाएगा। मतलब 3 जो है ना हमेशा ओवरऑल इस नंबर को काटेगा ही काटेगा, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका जो है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर आएगा ही आएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, कहता है n कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, आपका आंसर एक नेचुरल नंबर ही आएगा। अगला, इफ m इज ओड इंटीजर देन नंबर इज एन इंटीजर। लो भी, अब वो 16 से डिवाइड करने की बात कर रहा है, 16 से डिवाइड करने की बात कर रहा है ये, m की पावर 4 प्लस 4m स्क्वेयर प्लस 11 अपॉन में आपके पास है 16। ये नंबर आपको डिवाइड करवाना है आपके से 16 से। फिर वही बात, m कहता है ओड नंबर रखना है, 1 रख के देखा 16 से डिवाइड हो गया, 3 रख के देखो, 3 रख के 81, 9 इंटू 4 36, 36 और 81, 36 और 81 कितना हो जाएगा, 36, ये 81 और 11 92, 92 में 36 ऐड कर दो 128 हो गया, 128 16 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर 3 रखने पर भी 16 से डिवाइड हो रहा है। मैं अगला ओड नंबर 5 रख के देखूंगा, 5 की पावर 4 625, 25 इंटू 4 100, 725, 725 और 11 कितना हो गया, 725 और 11 736। क्या 736 16 से डिवाइड होता है? तो 16 इंटू 4 64, पीछे बचा 96, 16 इंटू 6 96, पूरा पूरा डिवाइड होता है। मैंने 3 नंबर चेक करके देख लिए, बहुत है 3 नंबर तो इसलिए मेरा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को बेसिक की ओर ऊपर जाने की बजाय आप इस तरीके से वैल्यू पुट करके देखें, पेपर के अंदर आपकी यही चलेगी, बेसिक नहीं चलेंगे इस क्वेश्चनों में, ठीक है। पेपर के अंदर वैल्यू पुट करने वाला काम ही चलेगा आपका। चलो, लेकिन हाँ, वैल्यू पुट करने से भाई हमेशा 100% गारंटी नहीं आंसर सही है, क्या आप आगे कोई ना कोई ऐसी वैल्यू मिल सकती है जो आपकी वैल्यू को, आपकी बातों को सेटिस्फाई ना करे। तो इसलिए वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सही होने की जो संभावना होती है 100% नहीं कह सकता मैं, 90 से लेकर 95% तक होती है, ठीक है। एक आधे क्वेश्चन के अंदर बात गड़बड़ हो सकती है कहीं ना कहीं। अगर आप 10 क्वेश्चन वैल्यू पुट करने वाले कर रहे हो ना, तो 9 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, एक क्वेश्चन रिस्क का रहेगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो वैसे फिर आ गया, कहता 5 डज नॉट डिवाइड, ये 5 इसको भी डिवाइड नहीं करता, इसको भी डिवाइड नहीं करता, इसको भी नहीं डिवाइड करता, इन तीनों नंबरों को 5 डिवाइड नहीं करता। पहली बात, क्या ये तीनों नंबर लगातार नंबर है? क्या ये तीनों नंबर लगातार नंबर है? मतलब 5 की टेबल के अंदर ये तीनों नंबर नहीं आते,
तो 5 की टेबल के अंदर क्या आता होता है, 5, 10, 15 ऐसा कुछ आता होता है ना। ये जो तीनों नंबर है ना, इनके बीच में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं। तो क्या उन तीनों नंबरों को मैं एक बार थोड़ी देर के लिए 6, 7 और 8 ले लूं, जिसकी वो बात कर रहा है। तीनों नंबर मैंने कोई भी 3 लगातार नंबर लेने थे जो 5 से डिवाइड नहीं होते, मैंने 6, 7, 8 ले लिए। कहता है इनमें से बताओ कौन सा ठीक है। क्या n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर, n स्क्वायर, n स्क्वायर की बातें कर रहा है। एक बार n स्क्वायर कर लेते हैं। 36, 5 की टेबल से एक ज्यादा। 49, 5 की टेबल से एक कम। 64, 5 की टेबल से एक कम। मतलब यहां तो 5 की टेबल से एक कम आ रहा है, यहां 5 की टेबल से एक ज्यादा आ रहा है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्योंकि n स्क्वायर माइनस 1 का मतलब है n प्लस 1 या फिर n माइनस 1। ऐसा ही है, ठीक है। तो चलो एक सेकंड मैं चेक कर लूं एक बार पूरा इस क्वेश्चन को, एक बार ठीक मत बोलना, थोड़ा सा मैं चेक कर लूं। 6 रखा, 36 में से एक गया, 5 से डिवाइड होता है। 7 रखा, 49 में से एक गया। n की वैल्यू मैंने 7 रखी। अगर n की वैल्यू 7 लेता हूं तो भाई ये तीनों बनते, n की वैल्यू 7 लेता हूं तो ये तीनों बनते हैं ना। n की वैल्यू 7 पुट करी तो इधर 6 आ गया, ये 7 आ गया, और ये कितना आ गया, 8। तो 7 के लिए क्या होगा, n को जब मैंने 7 रखा तो 49 माइनस 1, क्या ये 7 से डिवाइड होता है, नहीं, ये गलत हो गया, ये मेरे पास गलत हो गया, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। 7 रखा तो 7 का स्क्वायर प्लस 7, 49 प्लस 7, नहीं, ये भी डिवाइड नहीं होता। 7 का स्क्वायर माइनस 7, ये भी डिवाइड नहीं होता। 7 का स्क्वायर प्लस 1, 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो n को जब मैंने 7 पुट किया तो ये 3 नंबर बने। अगर n को मैं 8 लेता, अगर n को मैं इन तीनों नंबरों में n को 8 लेता तो क्या मेरे 3 नंबर ये होने थे। अगर n को मैं 8 लेता, 8 लेता तो n को जब 8 ले रहा हूं ना, ये 3 नंबर आ गए। तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए ऑप्शन ही रहेगा, ए ऑप्शन इसका आंसर है। n जो है बीच वाला नंबर है भाई, इस बारे में ख्याल रखना, n बीच वाला नंबर है अपना, कहीं साथ मत पुट कर देना। इन 3 नंबरों के लिए n को 8 पुट करना है, और इन 3 नंबरों के लिए n की वैल्यू क्या है, 7 है, क्योंकि ये n माइनस 1 है, ये n है, और n प्लस 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका ए ऑप्शन होएगा कि n स्क्वायर प्लस 1 जो होगा हमेशा किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1 हमेशा डिवाइड किससे होगा, 5 से। चलो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलता। व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ ये। तो 29 का फैक्टोरियल है, 29 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालने का सीधा सीधा तरीका आपको बताया था। 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 6। ये नंबर ऑफ जीरो का डायरेक्ट क्वेश्चन, हम ऐसे काफी क्वेश्चन करते हैं क्लास के अंदर, तो नंबर ऑफ जीरो निकालने का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 65 की पावर 99 है, इसको 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। तो 65 को जब मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो -1 आता है, -1 की पावर 9 करूंगा तो -1 आएगा। और जब रिमाइंडर -1 आता है तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको ऐड कर देते हैं, तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 10 आएगा। ये भी बिल्कुल नकली क्वेश्चन था, क्लास के अंदर ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कितने ही हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास डी ऑप्शन। तो 14 में से अभी तक जो 14 क्वेश्चन करे हैं, मैं कहूंगा कि आपके कम से कम 12 क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए थे। बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, कम से कम 12 क्वेश्चन तो यहां तक ठीक करने बनते थे। क्वेश्चन नंबर 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग नंबर, हाउ मेनी ऑफ अबव आर प्राइम। ये सिर्फ टाइम खराब करने के लिए क्वेश्चन दिया था, कोई ऐसी बात थी नहीं। पूछा इसने कितने नंबर प्राइम है, तो 437 है, 437, ठीक बात है, 437 है। ये 6 की टेबल से एक कम है, प्राइम हो सकता है, कंफर्म नहीं है या नहीं, हो सकता है। तो चेक करते हैं, कहां तक चेक करेंगे, 21 तक चेक करेंगे, 21 तक डिवाइड करके, क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है इसके पास होता है, तो 21 से पहले चेक करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, 13 से डिवाइड नहीं हो रहा, 17 से डिवाइड, 17 दूना 34 नहीं हो रहा, 19 से डिवाइड, 19 दूना 38, 5 7,
19 इंटू 3 57, ये तो 19 से डिवाइड हो रहा है। ये नंबर प्राइम नहीं है, ये नंबर प्राइम नहीं है क्योंकि ये नंबर अपना 19 से डिवाइड हो रहा है। 19 दूना 38 हो गया, 5 7, 19 इंटू 3 57 हो गया। ये नंबर प्राइम नहीं है। चलो दूसरे नंबर की बात करते हैं, 797 की बात करते हैं। इसको 6 से डिवाइड करता हूं तो अगर ये आ रहा है, ये 6 के टेबल से एक कम बन रहा है तो ये प्राइम हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर 6 के टेबल से या तो एक ज्यादा होते हैं या 6 के टेबल से एक कम होते हैं। इसको कहां तक डिवाइड करना पड़ेगा, ये लगभग 800 के आसपास है, 800 के आसपास है। ठीक है, और मेरा 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, तो इसको लगभग 28 तक डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, 13 से डिवाइड नहीं हो रहा, 17 से डिवाइड, 17 इंटू 5 65, 17 इंटू 5 65 के बाद तो 85, 17 इंटू 5 85 होता है अपना ना, तो नहीं हो रहा। 19 से डिवाइड करके देखा, 19 इंटू 4 76, नहीं हो रहा। 23 से डिवाइड करके देखा, 69 107, 107, 23 से नहीं हो रहा। और मेरे को कहां तक जाना था, मेरे को 27 तक चेक करना था। ये 23 से, ये किसी से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये नंबर मेरा प्राइम नंबर है, ये नंबर मेरा प्राइम नंबर है। ठीक बात है। लास्ट नंबर 1073 को चेक कर लेते हैं। ये टाइम लेगा भी क्वेश्चन पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर में टाइम लेगा। लगता क्वेश्चन आसान है कि प्राइम नंबर ही चेक करने, पर पेपर के अंदर आपका 1.5 से 2 मिनट का टाइम ये खाएगा। चलो, ये 32 का स्क्वायर होता है 1024, ये उसके आसपास है। मुझे 32 तक डिवाइड करने पड़ेंगे। 7 और 3 10, पहले इसको 6 से डिवाइड करके देख ले। 6 से, 6 के टेबल से एक कम है, ये भी प्राइम हो सकता है। 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 7 की बात कर लेते हैं, 3 7 2 3, 7 से डिवाइड नहीं होता, 11 से करके देख लेते हैं, 8 3 नहीं हो रहा, 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा। 17 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 102 5 3 नहीं होगा। 19 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 19 इंटू 5 95, 95 और 123, 19 से डिवाइड नहीं होगा ये। ठीक है, 19 के बाद इसको डिवाइड करते हैं अपने 23 से, तो 23 इंटू में 4 92, पीछे बचा 153 जो कि 23 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 153 भी 23 से डिवाइड नहीं होता। ठीक बात है। फिर लास्ट रहेगा 29, 29 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 29 इंटू 3 87, और 87 और 203, और 203 अपना 29 से डिवाइड, क्या 203 29 से डिवाइड होता है? 203 29 से डिवाइड नहीं होता। मतलब ये नंबर भी मेरे पास प्राइम नंबर है, तो यहां पर 2 नंबर प्राइम है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कोई ट्रिक्स वगैरह यहां पर काम में नहीं आएगी, सिर्फ एक ही ट्रिक थोड़ी सी लग सकती थी कि अगर इनमें से कोई नंबर 6 की टेबल से एक कम या एक ज्यादा ना होता तो मैं सीधे ही बोल देता कि वो नंबर प्राइम नहीं होगा। पर जो भी ये तीनों के तीनों नंबर दे रखे हैं, ये तीनों नंबर 6 की टेबल से एक कम थे, इसका मतलब प्राइम हो सकते हैं। तो हमें इनको चेक कर करके ही देखना पड़ेगा कि प्राइम है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा बी ऑप्शन। ये जरूर आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब अगले 4 क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट के ऊपर है। ऐसे क्वेश्चन आपको पता है सीडीएस के पेपर में अच्छा खासा रिवाज चलने लग गया है। पहला स्टेटमेंट आपने तब लेना है, उसने बोला है जब आपने बोला गया आंसर बाय वन ऑफ दी स्टेटमेंट अलोन बाय नोट अदर, कि पहला स्टेटमेंट से आंसर आ जाए बट दूसरे से ना आए, तब आपने पहला ए ऑप्शन बोलना है। या फिर पहले से आंसर ना आए, दूसरे से आंसर आ जाए, ऐसे केस में आपने पहला स्टेटमेंट काम में लेना है। दूसरा स्टेटमेंट आपने कब बोलना है? पहले से आंसर आ जाए या फिर दूसरे से आंसर आ जाए। ठीक है, आना दोनों से चाहिए। अकेले पहले से आंसर आ जाए या फिर अकेले दूसरे से आंसर आ जाए। मतलब एक स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर आ जाए, दूसरे को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, पर आंसर दोनों से आना चाहिए। पहले को अकेले को पढ़ो तब भी आंसर आना चाहिए, दूसरे को अकेले को पढ़ो आंसर तब भी आना चाहिए। तीसरा आंसर आपने तब लेना है जब बोथ दोनों काम में लेकर आंसर आ जाए, और चौथा स्टेटमेंट आपने तब लेना है जब दोनों काम में लेकर आपका आंसर फिर भी ना आए। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। पहले तो आपको ऑप्शन को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले और दूसरे ऑप्शन में काफी बंदे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन में क्या है, कोई एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जिससे आपका आंसर नहीं आएगा, लेकिन दूसरे ऑप्शन तब आएगा जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट से आपका आंसर आ जाए। ये फर्क है दोनों में। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कहता है एक नंबर है 277xy 5। ये कहता है 25 से डिवाइड होता है। 25 से डिवाइड होता है तो y की वैल्यू मुझे पता लग गई, यहां तो 2 होएगी, यहां 7 होएगी।
इतना पता लग गया, क्योंकि 25 की टेबल में जो नंबर आते हैं और उसके लास्ट में अगर 5 हो तो यहां पर या तो 25 बनता होता है, यहां 75 बनता होता है। फिर कहता है क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ। तो फिलहाल भी मैं एक्स की वैल्यू बता ही नहीं सकता। अगर मैं दोनों ऑप्शन में से अगर किसी ऑप्शन को एक बार ना पढ़ूं तो मैं अभी तक एक्स की वैल्यू नहीं बता सकता, मतलब मुझे ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। कहते हैं जो नंबर है ना 9 से डिवाइड होता है, ये नंबर 9 से डिवाइड होता है। तो ठीक है, अभी 9 से डिवाइड होता है तो 7 7 14 और 2 16, 16 और 5 21। तो x प्लस वाई को क्या होना पड़े कि 9 से डिवाइड हो जाए। सर x प्लस वाई को या तो 6 होना पड़ेगा ताकि सम क्या बन जाए 27 और 9 से डिवाइड हो जाए, या x प्लस वाई को क्या होना पड़ेगा 15 होना पड़ेगा कि सम जो है वो किससे डिवाइड हो जाए 9 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि जब x प्लस वाई 15 हो गया तो सम 36 हो जाएगा। ये दो संभावनाएं बनती है। अगर मैं y को 2 लेता हूं तो x मेरा पक्का कितना होएगा 4, ठीक बात है। अगर मैं y को 7 लेता हूं तो x मेरा पक्का कितना हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू या तो 4 होएगी या 8 होएगी, पर क्या होएगी मुझे एक बार यहां पर कंफर्म नहीं है। चलो दूसरा स्टेटमेंट कहता है x 5 से बड़ा है। आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है क्या x 5 से बड़ा, x 5 से बड़ा आपको बोल रखा है, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे? नहीं, सिर्फ x 5 से बड़े से आप आंसर नहीं दे सकते। पर जब दोनों स्टेटमेंट को मैं इकट्ठा काम में लाऊंगा तब मेरे को पता लगा कि x 5 से बड़ा है, मतलब ये केस नहीं हो सकता, ये केस मेरा आंसर है। तो जब मैंने दोनों स्टेटमेंट काम में लिए तब मेरा आंसर आ गया कि x की वैल्यू कितनी है 8 है। तो मुझे दोनों स्टेटमेंट पढ़ने पड़े, दोनों स्टेटमेंट के बिना मैं जवाब नहीं दे सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट काम में लेकर मैं x की वैल्यू निकाल सकता। तो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी पेपर के अंदर आपके 2 मिनट एवरेज लेंगे। तो 4 क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चन तो आपके स्टेटमेंट टाइप के ऊपर लगा लो, ठीक है, 2 और 8 मिनट और 2 मिनट लगा लो। अभी जो प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन किया था 10 मिनट, और बाकी के जो पीछे इससे क्वेश्चन थे 13 14 वो 1 मिनट के थे। मतलब आपके ये 18 क्वेश्चन जो आए थे, 18 19 क्वेश्चन जो भी है, ये लगभग 20-22 मिनट के अंदर अंदर आप कर सकते थे सारे, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो टाइम वेस्ट मत करना, छोड़ देना, अगले क्वेश्चन पे चलना। ऐसा नहीं है कि सारे ही छोड़ दो, 4 में से 2 1 तो करने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। m कहता है बड़ा है, पूछ रहा है वो क्या m n से बड़ा है। अगर आपको इनमें से स्टेटमेंट काम में ले, क्या m n से बड़ा है, वो ये पूछ रहा है। चलो मैं पहले स्टेटमेंट को काम में लेता हूं। कहता है m बाय n जो है ना वो 1 से बड़ा है, ठीक है भाई। अगर m 2 होता है, n 1 होता है तो 1 से बड़ा होता है, ठीक है। मैंने इस स्टेटमेंट को काम में लिया, इस स्टेटमेंट को काम में लिया, m बाय n 1 से बड़ा, तो m क्या n से बड़ा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर m और n में ये लेता, दोनों नेगेटिव लेता, ये कंडीशन तो फिर भी सेटिस्फाई हो रही है, सही बात है। क्या m n से बड़ा आ रहा है, क्या -2 -1 से बड़ा होता है, नहीं। मतलब अगर मैं ये नंबर सोचता हूं दिमाग में, ऐसा कुछ सोचता हूं, दोनों नंबर पॉजिटिव सोचता हूं, तब तो इस क्वेश्चन का आंसर है यस। अगर मैं इसको सोचता हूं तब मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नो। मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ना खुद नंबरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट खुद ही नंबरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उस ऊपर वाले क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करेगा। हम m बाय n कैसे बता सकते हैं कि पॉजिटिव है, कि हाँ है या उसका आंसर ना है, जब तक मुझे ये कंफर्म नहीं होता कि m और n पॉजिटिव नंबर लेने हैं या नेगेटिव नंबर लेने हैं। मतलब पहले स्टेटमेंट से, सिर्फ पहले स्टेटमेंट को काम में लेकर मैं पहले इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकता, ठीक है। पहले स्टेटमेंट काम में लेकर मैं आंसर नहीं बता सकता। चलो दूसरा स्टेटमेंट लेता हूं। कहता है m जो है ना वो बड़ा है आपके पास 2n, तो ठीक है। जब मैंने m को लिया, पॉजिटिव नंबर लेता हूं दोनों, m को मैंने 5 लिया, n को मैंने 2 लिया, तो क्या 5 बड़ा होता है 4 से। मैंने इस स्टेटमेंट को काम में ले लिया, 5 बड़ा होता है 4 से। m मैंने 5 माना है, n मैंने 2 माना है, तो क्या 5 बड़ा होता है 2 से। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है यस। हाँ, जब मैंने ये नंबर लिए, अब दोनों नेगेटिव नंबर लेके देखता हूं, दोनों नेगेटिव नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो m मैंने ले लिया -4, n मैंने ले लिया -3। हाँ भाई, क्या -4 बड़ा होता है -6 से, बिल्कुल। इस स्टेटमेंट को काम में इसको सेटिस्फाई करने वाले मैंने 2 ऑप्शन मान लिए, 2 नंबर मान लिए। तो यहां से m कितना है -4,
n कितना है -3। क्या -4 बड़ा होता है -3 से ना। अब मैं बोलूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या है, 9 है। अगर मैं ये दोनों नंबर लेता हूं और अगर ये नंबर लेता तब उस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या था, यस था। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट खुद पूछ रहा है कि नंबर इवन लोगे तब तो इसका आंसर यस है, नंबर पॉजिटिव लोगे तब तो इसका आंसर यस है, और नंबर अगर नेगेटिव लोगे तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नो है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 से को मैं पढ़कर भी इसका 100% श्योरिटी के साथ आंसर नहीं दे सकता कि आंसर इसका मैं यस दूं या नो दूं, क्योंकि पहले और दूसरे स्टेटमेंट खुद दोनों किस में बैठे हैं, कंफ्यूजन में बैठे हैं। उनको खुद नहीं पता कि आंसर यस देना है, नो देना है। वो आपको दो कंडीशन दे रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये है, ऐसा है तो ये है। खुद के पास ही उनके पास कंफर्म कंडीशन नहीं है। इसलिए मैं बोलूंगा दोनों स्टेटमेंट को पढ़कर भी मैं क्वेश्चन का हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता कि क्वेश्चन में बोल दिया और मैंने उसका जवाब हाँ दे दिया ना, क्वेश्चन को पढ़ लिया और उसका आंसर ना दे दिया ना, ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा, डी ऑप्शन होएगा। दोनों क्वेश्चन मेरे आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ठीक बात अभी, क्योंकि एम और एन के बारे में वो खुद डिमांड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आप छोड़ सकते थे, इतना कई बार दिमाग पेपर के अंदर नहीं चलता होता। क्वेश्चन के अंदर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, यहां थोड़ी सी करेक्शन है, ग्रेटर देन की बजाय लेस देन आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन की जगह लेस देन आएगा। क्वेश्चन में पूछा है कैन दी वैल्यू एक्स और वाई लगातार ओड नंबर है। ठीक है भाई, एक्स और वाई लगातार ओड नंबर गिवन है। कैन दी वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई डिटरमाइन यूनिकली, एक्स और वाई की आपको यूनिक वैल्यू चाहिए। हाँ भाई, पहला स्टेटमेंट कह रहा है एक्स प्लस वाई की पावर 4 बराबर 256। और 256 मुझे पता है 4 की पावर 4 होता है, और 4 कब बनेगा, जब एक्स और वाई को मैं क्या लूं, 1 और 3 लूं। सही बात है, दो लगातार ओड नंबर है, और वो नंबर तो ऐसे भी हो सकते थे, फिर दो लगातार ओड ही नंबर लेने हैं। तो क्या सिर्फ स्टेटमेंट 1 को काम में लेकर आपको एक्स प्लस वाई की यूनिक वैल्यू मिली? नहीं, इसने 4 दी, इसने -4 दी। मैं सिर्फ स्टेटमेंट 1 को पढ़कर जवाब नहीं दे सकता। फिर उसने बोला है कि एक्स प्लस वाई का क्यूब जो है ना वो 16 से कम है। तो भाई एक्स प्लस वाई का क्यूब 16 से कम है। ठीक है, उसने बोला दो लगातार ओड नंबर है, दो लगातार ओड नंबर लेने हैं, और एक्स प्लस वाई का क्यूब 16 से कम है। तो ऐसे तो बहुत नंबर होंगे, जैसे 1 और 3 का क्यूब कितना होगा, 1 और 3 का क्यूब, 1 और 3 का क्यूब 1 + 3 4, 4 का क्यूब हो गया 64, 64 16 से ज्यादा हो गया। ठीक है, 1 और 3 तो आएंगे नहीं इसमें। और ओड नंबर लो, -1 और 1 ले लो, -1 और 1, 0 0 16 से छोटा होता है, देखो एक पेयर मिल गया, -1 और 1 वाला। -3 और -1 ले लो, ये भी 16 से कम आएगा, इसका क्यूब भी, -4 का क्यूब भी। -5 और -3 ले लो, तब भी क्यूब 16 से कम आएगा। ऐसे पता नहीं कितने ही नंबर ये तो दे देगा सेकंड स्टेटमेंट। मतलब सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को पढ़कर भी मैं क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता। अब अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को मिक्स करूं कि पहले को भी काम में लो, दूसरे को भी काम में लो। इसने बोला मेरे पास 2 संभावनाएं हैं, इसने बोला मेरे पास ये सारी संभावनाएं हैं, तो दोनों में कॉमन कौन सी संभावना आ गई भाई, दोनों में कॉमन ये वाला केस, ये दोनों में कॉमन आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि मैं दोनों स्टेटमेंट को काम में लेकर एक्स और वाई की कंफर्म आंसर बता सकता हूं कि सर एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, -4 है। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को काम में लेता हूं तब मेरा आंसर आया कि एक्स प्लस वाई की एक यूनिक वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है, -4 आ रही है। तो दोनों स्टेटमेंट लेकर मैं नतीजे तक पहुंचा हूं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ओके है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, -3 और -1 से। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है p² + q² + q, क्या ये ओड है, क्या ये ओड है। चलो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है 2p + q आपको ओड दे रखा है, 2p + q आपको ओड दे रखा है, p चाहे इवन हो चाहे ओड हो, उसका ट्वाइस तो इवन ही हो गया, मतलब q पक्का क्या है, ओड है। पहले स्टेटमेंट ने आपको नतीजा दिया कि q ओड है। क्या पहले स्टेटमेंट को पढ़कर आप इसका जवाब दे सकते हो कि q ओड है, ओड प्लस ओड इवन, p इवन हो गया तो ओवरऑल इवन आंसर आ जाएगा, p ओड हो गया तो ओवरऑल ओड आंसर आ जाएगा। मतलब इसका मैं आंसर नहीं बता पाऊंगा कि इवन है या ओड है, सिर्फ पहले स्टेटमेंट को पढ़कर मैं जवाब नहीं दे सकता। दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, q - 2p ओड है,
Q माइनस 2P ओड है, इसका मतलब Q फिर ओड बोल रहा है वो, क्योंकि P के साथ तो ट्वाइस ही हो गया, P चाहे इवन हो चाहे ओड हो, 2P तो इवन ही होएगा, तो Q को पक्का क्या होना पड़ेगा, ओड। मतलब सेकंड स्टेटमेंट ने मुझे फिर वही नतीजा दिया कि Q ओड है। P के बारे में मुझे सेकंड स्टेटमेंट ने भी नहीं बताया, और जब तक मुझे P के बारे में नहीं पता लगेगा इवन है या ओड है, तब तक मैं इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो दोनों स्टेटमेंट मेरे किसी काम नहीं आए आंसर देने के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये लो भाई, ये थे आपके पास 19 क्वेश्चन 2023 के फर्स्ट पेपर के। 19 में से आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए था, ठीक है, स्टेटमेंट वाला। ये क्वेश्चन भी करना चाहिए था, इतना बड़ा था नहीं। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते थे, छोड़ सकते थे, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, वो आपकी मर्जी थी। तो इन चारों क्वेश्चनों में से आप 2 क्वेश्चन आपको लगभग करने चाहिए थे, और उससे पिछले जो 15 क्वेश्चन आए थे, 15 में से आपको लगभग 13 क्वेश्चन तो वो करने बनते थे। तो आप 19 क्वेश्चन में से मैं कह सकता हूं 14 या 15 क्वेश्चन जरूर करते। लो भी, इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिलहाल किसी को कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, मैं उसका रिप्लाई वहां पर आपको मिल जाएगा, रिप्लाई दे दूंगा मैं, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सभी को, जय हिंद।